नमस्कार साथियों, ऊंची उड़ान में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। लेकिन आज हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसे ऐसे समझेंगे कि जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, आज का ये विशेष विस्तृत विश्लेषण किसी आम किताब के बारे में तो है नहीं। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने का एक पूरा मास्टर प्लान है, हमारा भारतीय संविधान। हाँ, और जब इस मास्टर प्लान की बात आती है ना, तो अक्सर हमारे जो प्रतियोगी छात्र हैं, उनके मन में 22 भाग और 395 अनुच्छेदों का एक डर सा बैठ जाता है। ऐसा लगता है जैसे नंबरों का कोई पहाड़ हो। एकदम सही कहा आपने। लेकिन हमारा उद्देश्य आज इन अनुच्छेदों को रट्टा मारना बिल्कुल नहीं है। हमें उस लॉजिक को पकड़ना है जिसके तहत इन्हें लिखा गया था। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। देखिए, इस पूरे संविधान को ना एक विशाल देश की तरह देखने के बजाय एक घर बनाने के प्रोजेक्ट की तरह देखिए। ये बहुत लॉजिकल है। अब आप ही बताइए, जब कोई नया घर बनता है तो निर्माण शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज क्या चाहिए होते हैं? जाहिर सी बात है, सबसे पहले एक जमीन चाहिए। भाई, बिना जमीन या प्लॉट के नींव कहाँ रखेंगे आप? बिल्कुल सटीक। और यही लॉजिक हमारे संविधान के भाग 1 पर लागू होता है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का जो हिस्सा है, वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। ये इस घर की बुनियाद है। अच्छा, तो पहले जमीन की बाउंड्री तय हो रही है। हाँ, घर बनाने से पहले जमीन की नापजोख होती है ना। ठीक वैसे ही अनुच्छेद 1 ये स्पष्ट कर देता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। जमीन और उसका आकार तय हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत सही तरीका है। लेकिन मैम, इसे जल्दी कैसे याद रखें? क्योंकि परीक्षा में तो सीधा सवाल अनुच्छेदों से टकराता है ना, और प्रेशर में अक्सर हम क्रम भूल जाते हैं। हाँ, और इसका सबसे आसान उपाय यही घर वाली एनालॉजी है। देखिए, जमीन का बंदोबस्त हो गया, यानी भाग 1 पूरा हो गया। अब उस घर में कौन रहेगा ये भी तो तय करना होगा ना। बाहर का कोई भी व्यक्ति आकर तो कब्जा नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। तो बस यही है हमारा भाग 2, यानी नागरिकता। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भारत नाम के इस विशाल घर का असली निवासी कौन होगा, आजादी के वक्त जो लोग इधर उधर गए उनकी क्या अधिकार होंगे, ये सब इसी भाग में लिखा है। नागरिकता। लेकिन यहाँ एक जिज्ञासा पैदा होती है। नागरिकता के नियम तो 1950 में बन गए, लेकिन समय के साथ तो चीजें बदलती है ना। क्या नियमों में बदलाव की ताकत किसी को दी गई है? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, और इसी का जवाब अनुच्छेद 11 में छिपा है। चलिए, अचानक से एक छोटा सा प्रश्न पूछती हूँ, देखते हैं यहाँ कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं। नागरिकता पर कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? जरा दिमाग लगाइए 2 सेकंड के लिए। हाँ, बिल्कुल सही, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास। अरे वाह। अनुच्छेद 11 संसद को ही शक्ति देता है, और इसी का इस्तेमाल करके 1955 का नागरिकता अधिनियम लाया गया था। समझ गया। यानी जमीन हो गई भाग 1 में, रहने वाले लोग आ गए भाग 2 में, लेकिन अगर घर के सदस्यों को कोई अधिकारी न मिले तो वो घर तो एक जेल बन जाएगा ना। एकदम सही पकड़े हैं। और इसी जेल वाली स्थिति से बचाने के लिए संविधान निर्माताओं ने भाग 3 बनाया, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक ये जनता की असली ताकत है, समझ रहे हैं? बिल्कुल। समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता हो गई, हाँ। शोषण के खिलाफ आवाज उठाना, धर्म की आजादी, ये सब भाग 3 का हिस्सा है। दरोगा और पुलिस की परीक्षाओं के लिए तो ये हिस्सा सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे तो संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 32 भी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। अगर राज्य आपके अधिकार छीनेगा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब तक आपने इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण भाग समझ लिया है। चलिए अब अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अधिकारों की बात हो गई। अब जब आपको इतने मजबूत अधिकार मिले हैं तो एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए कुछ नियम भी तो होंगे ना। यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। बिल्कुल, यही एंट्री होती है भाग 4 की, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक ये समझ लीजिए कि सरकार के लिए एक गाइड बुक है। अच्छा, तो ये सिर्फ निर्देश हैं। अगर सरकार इन्हें ना माने तो क्या हम अदालत नहीं जा सकते, जैसे मौलिक अधिकारों के लिए जाते हैं? यही तो सबसे बड़ा कैच है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। आजादी के वक्त हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हर सुविधा तुरंत दी जा सके, इसलिए इन्हें भविष्य की सरकारों पर छोड़ दिया गया।
और इसी के साथ भाग 4 क भी तो है, जिसमें मौलिक कर्तव्यों की बात है, अनुच्छेद 51 क में। एकदम सही। मतलब अधिकार लिए हैं तो निर्देश और ड्यूटी भी तो माननी पड़ेगी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था। तो चलिए, घर के नियम, अधिकार, ड्यूटी सब तय हो गए, लेकिन इस पूरे देश को, इस बड़े से घर को चलाएगा कौन? द बिग बॉस कौन है? वो बिग बॉस है संघ सरकार। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक फैला हुआ ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सब आते हैं। रुकिए, यह एक महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, और इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह दिल्ली के पावर गेम का बहुत बड़ा टूल है। मैं बात कर रहा हूं अनुच्छेद 123 की, यानी राष्ट्रपति का अध्यादेश। बिल्कुल, ये बहुत शक्तिशाली टूल है। देखिए, कानून बनाना संसद का काम है, लेकिन संसद तो साल भर नहीं चलती ना। मान लीजिए सत्र नहीं चल रहा है और देश में तुरंत एक कानून चाहिए, तब क्या होगा? ऐसे पैनिक वाले समय में अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को पावर देता है कि वो तुरंत एक आदेश निकाले जो एकदम कानून की तरह काम करेगा। और इसे याद रखना भी कितना आसान है, 1 2 3 और कानून तैयार। हाँ, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता। संसद शुरू होने के 6 हफ्ते में से पास कराना पड़ता है। बिल्कुल। और इसी भाग 5 में सरकार पर लगाम कसने के लिए 2 ब्रह्मास्त्र और हैं। पहला है अनुच्छेद 124 यानी सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा है अनुच्छेद 148 यानी CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अच्छा, तो 148 को हम सरकार का CA या ऑडिटर कह सकते हैं, जो जनता के टैक्स के पैसे का हिसाब रखता है। एकदम सही। सरकार पैसे सही जगह खर्च कर रही है या नहीं, ये CAG ही चेक करता है। तो एक लाइन में रिवीजन कर लें। याद रखिए, 123 मतलब अध्यादेश, 124 मतलब सुप्रीम कोर्ट और 148 मतलब CAG। बहुत अच्छे। अब देखिए, भारत इतना बड़ा देश है, सब कुछ दिल्ली में बैठा बिग बॉस तो नहीं चला सकता। राज्यों के रीजनल बॉस भी तो चाहिए। तो अब हम राज्यों की जमीनी हकीकत की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, भाग 6 राज्य सरकारें, अनुच्छेद 152 से 237 तक। जैसे भाग 5 में राष्ट्रपति हैं, वैसे ही यहाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मैम, इसका आसान ट्रिक क्या है? अनुच्छेदों के नंबर इतने बढ़ जाते हैं कि दिमाग चकराने लगता है। अरे, इसका एक बहुत ही गजब का गणितीय ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। संघ के ज्यादातर अनुच्छेदों में अगर आप 89 या 90 जोड़ देना तो वो सीधे राज्य के उसी काम वाले अनुच्छेद पर पहुंच जाता है। अच्छा। हाँ, और अध्यादेश वाली ट्रिक तो और भी आसान है। अभी हमने केंद्र का अध्यादेश 123 पढ़ा, अब राज्यों में भी तो राज्यपाल को अध्यादेश निकालना पड़ सकता है। तो 123 में क्या गणित लगाएं? कोई गणित नहीं, बस अंकों की हेराफेरी कीजिए। 123 के 2 को उठाकर आगे कर दीजिए, क्या बना? 213। केंद्र का 123, राज्य का 213। अरे वाह, ये तो सॉलिड ट्रिक है। 213 मतलब राज्यपाल का अध्यादेश। अच्छा, भाग 7 के बारे में सुना है कि ये खाली कमरा है। बिल्कुल, 7वें संशोधन द्वारा भाग 7 को हटा दिया गया था। फिर आता है भाग 8, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली, अंडमान, जहां सीधा राष्ट्रपति का कंट्रोल है। और इसके बाद तो वो भाग आता है जो बिहार दरोगा और BPSC का फेवरेट है। एकदम। भाग 9 पंचायतें, ये सत्ता को सीधे गांव के सरपंच तक ले जाता है। 73वां संशोधन याद है ना? दरोगा हैक है ये, यहां से सवाल आना ही आना है। और शहरों के लिए भाग 9 में नगर पालिकाएं हैं। और 9 में सहकारी समितियां। हाँ, 97वें संशोधन से इसे जोड़ा गया। बहुत बढ़िया। अब तक आपने इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण भाग समझ लिया है। चलिए अब अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। अब देश का ढांचा बन गया, लेकिन प्रशासन में बड़ा तनाव भी होता है। कैसा तनाव? जैसे आदिवासी क्षेत्र हैं, जहां के नियम अलग हैं, उनके लिए है भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। फिर दिल्ली और पटना के बीच जो टकराव होता है, उसके लिए भाग 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंध। और जहां प्रशासन है वहां पैसे का खेल भी होगा। पैसा बोलता है वाली बात। बिल्कुल। भाग 12 वित्त और संपत्ति, और यहीं पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। संपत्ति का अधिकार, जो पहले भाग 3 में मौलिक अधिकार था, वो अब यहीं 300 क में आ गया है। एक मिनट मैम, तो क्या इसका मतलब है कि सरकार जब चाहे हमारी जमीन ले सकती है, बस ऐसे ही? देखिए, एक वैचारिक बदलाव था। विकास के लिए, सड़कें बनाने के लिए सरकार जमीन ले सकती है, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया के तहत, और आपको उचित मुआवजा मिलेगा। मतलब वो अब कानूनी अधिकार है, मौलिक नहीं। समझ गया। मैम, क्या ये सब परीक्षाओं में पूछा जाता है, खासकर इसके आगे वाला भाग 14? अरे, भाग 14 ही तो आपके सपनों का करियर है। अनुच्छेद 308 से 323,
जो आप यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा बनने का जो रास्ता है वो इसी भाग की देन है। लोक सेवा आयोग यहीं से बनते हैं। वाह, ये तो सीधा दिल पर लगने वाली बात है। और फिर भाग 14 का में अधिकरण या ट्रिब्यूनल है विवाद सुलझाने के लिए। हाँ, लेकिन अब ये सब तो हो गया। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए नेता कैसे चुने जाएंगे? चुनाव से? बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो स्वतंत्र चुनाव लोकतंत्र की जान है। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 क। और 324 मतलब चुनाव आयोग? एकदम सही। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने की पावर देता है। फिर भाग 16 आता है जिसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान या आरक्षण की बात है। और देश की आवाज यानी भाषा? वो है भाग 17 राजभाषा। अब जल्दी से एक क्विज हो जाए। हिंदी हमारी राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत है? जरा दिमाग पर जोर डालिए। हाँ, बिल्कुल सही, अनुच्छेद 343। 343 संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर अचानक कोई युद्ध हो जाए या देश में पैसे खत्म हो जाएं, तब ये सिस्टम कैसे बचेगा? तब दबेगा संविधान का पैनिक बटन। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360 तक। इसमें 3 ब्रह्मास्त्र हैं। 352 मतलब राष्ट्रीय आपातकाल। हाँ, फिर 4 जोड़िए। 356 मतलब राष्ट्रपति शासन, और फिर 4 जोड़िए। 360 मतलब वित्तीय आपातकाल। 352, 356, 360, ये तो बहुत आसान हो गया। इसके बाद तो भाग 20 आता है ना, जो सबसे पावरफुल है। बिल्कुल, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। ये संविधान को समय के साथ बदलने की पावर देता है। यही इस किताब को जिंदा रखता है। और फिर भाग 21 में कुछ अस्थायी उपबंध है, और भाग 22 में बस इसका नाम लिखा है भारत का संविधान। तो पूरा मास्टर प्लान डिकोड हो गया। अब एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। मैं सवाल पूछूंगा, आप अनुच्छेद बताइएगा। नागरिकता का कानून बनाने की पावर? अनुच्छेद 11। केंद्र का अध्यादेश और फिर राज्य का अध्यादेश? केंद्र का 123 और अंक पलटकर राज्य का 213। निष्पक्ष चुनाव कराने वाला निर्वाचन आयोग? अनुच्छेद 324। और संविधान को बदलने या संशोधन करने की शक्ति? अनुच्छेद 368। ध्यान से सुनिए, यही पेपर में आएगा। ये अनुच्छेदों वाले सवाल बार बार घुमाकर पूछे जाते हैं। बिल्कुल, और जो यहाँ समझ गया उसका सिलेक्शन तय है। रटने वाले भूल जाएंगे, लेकिन लॉजिक समझने वाले बाजी मार ले जाएंगे। आज हमने देखा कि भाग 20 का अनुच्छेद 368 संविधान को समय के साथ बदलने की ताकत देता है। तो क्लास खत्म करने से पहले सोच कर देखें, अगर ये किताब खुद को ऐसे अपडेट कर सकती है, तो क्या हमारा संविधान कभी पूरी तरह से लिखा जा चुका माना जा सकता है, या ये हर दिन एक नया जन्म लेता है? इस पर विचार कीजिएगा। आज की इस विशेष क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी परीक्षाओं की तैयारी पूरी ऊर्जा के साथ करते रहिए। शुभकामनाएं।